मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। यानी फ्लूइड्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक और मास डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वेट, जिसे हम आपेक्षिक भार भी बोलते हैं। स्पेसिफिक वेट होता क्या है? किसी भी फ्लूइड का जो भार होता है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो वेट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी भार अपॉन आयतन, जिसे हम भार को हम दर्शाते हैं W से और आयतन को हम दर्शाते हैं वॉल्यूम से। इसकी SI यूनिट, क्योंकि भार को हम न्यूटन में लिख सकते हैं, ठीक है, तो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। आयतन आपका हमेशा मीटर क्यूब में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। SI सिस्टम में जो स्पेसिफिक वेट यानी आपेक्षिक भार की जो इकाई होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब अगर हमें वेट ऑफ वाटर निकालना हो, ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब SI सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आपेक्षिक भार बेसिकली इसकी जो फॉर्मूला होता है वो है भार अपॉन आयतन या वेट अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? देखिए, मास डेंसिटी जिसे हम स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं और हिंदी में हम कहते हैं द्रव घनत्व या घनत्व। अगर आप सिंपल घनत्व की बात कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? मास डेंसिटी, ठीक है। तो मास डेंसिटी को हम रो से दर्शाते हैं। ये देखिए, इसे हम बोलते हैं रो, इस सिंबल को हम रो कहते हैं। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट था वेट पर यूनिट वॉल्यूम और ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मास को आप m से दर्शाएंगे, चाहे तो आप कैपिटल M से दर्शा सकते हैं या स्मॉल m से, ठीक है। और वॉल्यूम को v से दर्शाएंगे। यहाँ पे भी हमने वॉल्यूम को v से दर्शाया है और भार को कैपिटल W से। अगर हम इसकी इकाई निकालें तो मास की इकाई होती है किलोग्राम और वॉल्यूम यानी आयतन की इकाई क्या होती है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या आप इसे बोल सकते हैं भार अपॉन किसी भी चीज़ किसी भी फ्लूइड का द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब अगर हमें वाटर का वेट निकालना है, यानी कि वाटर का भार निकालना है, तो वाटर का भार क्या होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए, ये वाटर का मास है बेसिकली, ठीक है, भार नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम आ गया। जो भार था हमारा वो था 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप इकाई से पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली क्या गिवन है। तो दिस इज मास ऑफ वाटर, नॉट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर आपको मास डेंसिटी में वाटर का मास यूज़ करना है तो आप 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूज़ कर सकते हैं। अब किसी भी फ्लूइड की जो मास डेंसिटी है वो चेंज होती है प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। प्रेशर और टेम्परेचर का मास डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स या तो क्लोजली पैक हो जाएंगे या दूर चले जाएंगे। इसी तरीके से प्रेशर आप लगाएंगे तो भी मास डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट। तो देखिए, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी को अगेन मैं आपको बता रही हूँ रो से हम डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक वेट को ओमेगा से। ओमेगा होता है W अपॉन V। W क्या है यहाँ पे?
W है भार और ये आयतन। अब W को हम mg भी लिख सकते हैं, यानी मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम मास मल्टीप्लाई बाय g। अब देखिए, अब वेट हमने ये लिख दिया, यानी मैं वेट को रिप्लेस कर सकती हूँ m इंटू जी से। ठीक है, तो m अपॉन v मल्टीप्लाई बाय g। w की जगह मैंने क्या रख दिया, मास मल्टीप्लाई बाय g इम्प्लाइज दैट, तो क्या हो गया ये पे, अब अपन m अपॉन v को क्या लिख सकते हैं हम, m अपॉन v होता है रो, तो मैंने यहाँ पे रो लिख दिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय g। तो बेसिकली क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट जिसे कि हम ओमेगा से दर्शा रहे हैं और रो जो कि मास डेंसिटी है, इनके बीच में रिलेशन हो गया रो इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू रो जी। क्लियर। अब अगर आपको रो निकालना है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा अपॉन जी, और आपको ओमेगा निकालना है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा रो मल्टीप्लाई जी, यानी इसमें आपको सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वेट। ठीक है, यानी वॉल्यूम अपॉन वेट, इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं आयतन अपॉन भार। अब अगर आप देखें तो आपको इसमें समझ में आएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली स्पेसिफिक वेट का रिवर्स है, मतलब रेसिप्रोकल ले अगर हम स्पेसिफिक वेट का, तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक वेट होता है W अपॉन V। आप उसको उल्टा कर दीजिए या फिर रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी 1 अपॉन दिस स्पेसिफिक वेट, तो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम रेसिप्रोकल होता है मास डेंसिटी का भी, क्योंकि मास डेंसिटी होता है m अपॉन v, और ये हो जाएगा v अपॉन आर्म, v अपॉन m। ठीक है, v अपॉन m क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास। ठीक है, तो m आपका हो गया m होता है आपका मास, v होता है आपका आयतन, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया m अपॉन v का रिवर्स v अपॉन m। क्लियर। तो बेसिकली आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन देखनी है तो आप क्लियरली 1 अपॉन ओमेगा या 1 अपॉन रो लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि लिक्विड पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए लिक्विड और गैसेस पे स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है। लिक्विड्स में क्या होता है, स्पेसिफिक जो भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनका इफेक्ट हम देखते हैं। तो लिक्विड्स पे क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास डेंसिटी, ये वेरी करती हैं स्लाइटली टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, क्योंकि बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी vary only slightly with the variation of temperature and pressure because molecular structure arrangement। क्योंकि लिक्विड्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली पास में होते हैं गैसेस से। ठीक है, तो यानी कि उनका टेम्परेचर चेंज होगा या प्रेशर चेंज होगा तो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा इधर उधर भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि इन चीज़ों का इफेक्ट इस पर थोड़ा सा कम पड़ता है, यानी धीरे धीरे पड़ता है और कम पड़ता है, एकदम बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट नहीं पड़ता प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, पर अगर हम गैसेस की बात करें तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, यानी अफेक्ट होती हैं विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों होती हैं, गैसेस में अगर हम मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखें तो गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम उस पर किसी भी तरह का प्रेशर लगाएंगे या टेम्परेचर चेंज करेंगे
तो मॉलिक्यूल्स बहुत बुरी तरीके से इधर उधर जाएंगे और गैस पे इफेक्ट पड़ेगा अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो नेक्स्ट हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से दर्शाते हैं, कैपिटल जी से। किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट अपॉन कोई भी स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली दो स्पेसिफिक वेट का रेशियो होती है। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी किसी भी कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि जब दोनों सेम है, स्पेसिफिक वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट, यानी यूनिट कैंसिल हो जाएंगे जो भी होगी, तो ये एक नंबर मिलेगा हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट यानी इकाई नहीं होती है। स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्लियर? अब इसी तरीके से मास डेंसिटी भी ले सकते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट का रेशियो तो होती है, साथ में आप मास डेंसिटी का रेशियो भी ले सकते हैं। मींस मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये तो हो गया स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। सपोज कीजिए आपको किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। ठीक है, तो आपको उसका स्पेसिफिक वेट दे रखा है, सपोज कीजिए दे रखा है 20, 10 या जो भी दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या 5 न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो वो आपका स्पेसिफिक वेट हो गया। अब जो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है इसका स्पेसिफिक वेट आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। इसका स्पेसिफिक वेट क्या होता है? जैसे अगर आप लिक्विड्स ले रहे हैं, यानी लिक्विड्स की बात हो रही है, तो आप वाटर लेंगे स्पेसिफिक वेट। ठीक है, वाटर का जो स्पेसिफिक वेट होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड आप वो लेंगे। क्लियर? और अगर आप गैसेस ले रहे हैं, यानी गैसेस की बात हो रही है, तो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और एयर, ये आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा। क्लियर? लिक्विड्स के केस में स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका होगा वाटर, और गैसेस के केस में आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा हाइड्रोजन और एयर। अब नेक्स्ट आप देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है वाटर की एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो देखिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वाटर की होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वो होती है 1। ओके, और इसी तरीके से मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.5 से 13.6, यानी अगर आप 13.6 ले रहे हैं 13.5 ले रहे हैं, दोनों ओके हैं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन चलता है। तो जनरली ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, और अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आपको ये याद होना चाहिए कि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली ये होती है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये एज्यूम करते हैं स्पेसिफिक वेट निकालना है आपको किसी फ्लूइड का, तो आपको दोनों स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए। हो सकता है फ्लूइड की आपको क्वेश्चन में गिवन हो और स्टैंडर्ड आपको वो एज्यूम कर लेता है एग्जामिनर की स्टैंडर्ड आपको पता है। ठीक है, अब अगर स्पेसिफिक वेट निकालना, देखिए जो कि मैं आपको कह रही थी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि जब लिक्विड की बात हो रही है तो वाटर ही स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। अब स्पेसिफिक वेट वाटर का क्या होता है? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये होता है इसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिक वेट। तो अगर आपको ये पता है, आपको लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है जो कि एक नंबर होगी, जैसे 20 या 12.5 जो भी आपको गिवन है, तो आप उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ये सारे हमारे न्यूमेरिकल्स में एज इट इज काम आएंगे। जैसे कि आपको एक चीज़ गिवन, दो चीज़ गिवन है और आपको एक चीज़ निकालनी है, इस तरीके से। तो ये आप अगर थ्योरी ढंग से पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स आपको बहुत टफ लगेंगे, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि स्टैंडर्ड
स्पेसिफिक वेट क्या होता है वाटर का, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टैंडर्ड फ्लूइड हम कौन सा लेते हैं लिक्विड के केस में और गैस के केस में, तो आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल स्टफ लगेंगे। इसलिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल थ्योरी परफेक्ट होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, देखिए कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये कहीं ना कहीं कंप्रेसिव फोर्स से ही रिलेटेड है, या आप कह सकते हैं कि कंप्रेशन से रिलेटेड है। All fluids may be compressed by the application of external force, and when external force is removed, the compressed volume of fluid expands to their original volume. तो इसमें क्या कहा है कि कोई भी फ्लूइड होते हैं, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी उन पे दबाव डाल सकते हैं या उन्हें दबा सकते हैं। कैसे? एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन से, यानी बाहरी बल अगर आप जब लगाएंगे फ्लूइड पे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और जब आप बाहरी बल को हटा देंगे तो वो उसका वॉल्यूम, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाएगा अपने ओरिजिनल वॉल्यूम की तरह, ठीक है। मतलब आपने बाहरी बल लगाया तो वो फ्लूइड दब गया, जितना आप दबा सकते थे उस फ्लूइड को आपने उतना कंप्रेस कर दिया। उसके बाद जब आपने बाहरी बल हटाया तो वो कितना एक्सपेंड हुआ, जो कि उसका पहले का वॉल्यूम था। सपोज उसका वॉल्यूम था 20 मीटर क्यूब, कंप्रेस किया आपने तो वो 10 मीटर क्यूब हो गया, पर जब आपने फोर्स हटाया तो वो अगेन कितना हो गया, 20 मीटर क्यूब। तो ये प्रॉपर्टी क्या दर्शाती है? ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं एक इलास्टिसिटी को दर्शाती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ पे बाहरी बल लगाएं और जब हम वो बाहरी बल हटाएं तो वो अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल वॉल्यूम में चली जाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी को दर्शा रहा है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी को हम कैसे दर्शाते हैं? देखिए, फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी को हम बोलते हैं रिवर्स रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है। यानी 1 बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है हम ये समझते हैं पहले। बल्क मॉडुलस को, जो पहली बात है, जो बल्क मॉडुलस को हम के से दर्शाते हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस को हम के से दर्शाते हैं और बल्क मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, STRAIN, इसे आप करेक्ट कर लेंगे, STRAIN, स्ट्रेन होगा ये, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का होता है, स्ट्रेन यानी कि प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हम ये ऐसे पढ़ सकते हैं, इज अ मेजर, K is a measure of incremental change in pressure which takes place a volume of a fluid changed by an incremental amount dV। यानी K is a measure of incremental change in pressure। K किसका मेजर है? बेसिकली प्रेशर के अंदर जो चेंज होता है, किसके कारण? जब वॉल्यूम फ्लूइड का चेंज होता है बाय द अमाउंट dV। यानी अगर आप वॉल्यूम को dV चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए वाइस से वर्सा चीज़ है, या तो आप प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंटल चेंज होगा, तो बेसिकली K क्या हो गया, dP अपॉन dV अपॉन V। क्लियर? तो इसमें यही बताया है। अब अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम कभी भी किसी चीज़ पे प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, यानी आप इसे माइनस साइन से दर्शा सकते हैं। क्लियर? तो यही है बल्क मॉडुलस।
measure of incremental change in pressure which takes place when a volume of a fluid changes by an incremental amount dV। यानी कोई वॉल्यूम, सपोज कीजिए किसी फ्लूइड का वॉल्यूम V है, अब उसमें आपने यानी 20 मीटर क्यूब है, अब आपने उसमें चेंज किया यानी उसमें 5 मीटर क्यूब का चेंज आया, ठीक है। तो वो चेंज किसके कारण आया? प्रेशर के कारण, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेशियो। अब दूसरी चीज़ ये है कि K एक कांस्टेंट है, K इज़ नॉट अ कांस्टेंट, K एक कांस्टेंट नहीं है। K की जो इकाई होती है, बल्क मॉडुलस की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब, SI यूनिट के अंदर। अगर K इंक्रीज होगा, यानी अगर आप बल्क देखें कि बल्क मॉडुलस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा किसी भी फ्लूइड पे, इसका क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर, क्योंकि आप उसे और दबा रहे हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे के पास में आएंगे, क्लोज आने की कोशिश करेंगे। अब लिक्विड्स पे क्या इफेक्ट होता है? देखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है लिक्विड पे वो क्या होता है। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे बल्क मॉडुलस पे, लिक्विड और गैसेस के अंदर। अगर बल्क मॉडुलस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। गैसेस में क्या होता है, इजीली कंप्रेसिबल होता है, गैसेस इजीली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी डीपी, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, अगर प्रेशर में आप चेंज होता है तो क्या होगा, रो चेंज होगा, और रो चेंज होगा, रो क्या हो गया यहाँ पे, मास डेंसिटी, ठीक है। ऑब्वियस है, गैसेस में अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे यानी प्रेशर कम ज़्यादा कर रहे हैं तो मास डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। और जब उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो हम इफेक्ट कंप्रेसिबिलिटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? हम कंप्रेसिबिलिटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस केस में, क्योंकि वो इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट है आपका जो है असाइनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए आपका असाइनमेंट है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस असाइनमेंट से पहले ये कहना चाहूँगी कि कल की डेट में यानी 20 जुलाई 2020 की डेट में मेरे पास अभी तक किसी भी स्टूडेंट का असाइनमेंट नहीं आया है। तो अगर आप मुझे असाइनमेंट नहीं सबमिट कराएंगे तो आपकी अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं लगाई जाएगी, यानी आपकी ज़ीरो अटेंडेंस आगे दी जाएगी। और इस अटेंडेंस के बेस पे ही आपकी बाद में डिटेंशन या आपको क्लास टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। तो आप इन असाइनमेंट्स को लेके बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये असाइनमेंट्स आपको डे टू डे बेसिस पे सबमिट कराने बहुत ज़रूरी हैं। अपनी फ़ाइल बनाइए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चंस लिखिए और इनके आंसर्स आप बुक से भी देख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आता है। लेक्चर में भी आपको मिलेंगे और असाइनमेंट आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको सबमिट कराना है। अब अगर आपने मुझे जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कराई है उनके कोई भी अटेंडेंस नहीं चाहिए, और ये आपकी जो टाइम लिमिट है ना, वो टाइम लिमिट यही है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले असाइनमेंट आ जाना चाहिए। क्लियर? तो ये भी आपका ट्यूटोरियल 1 है, ठीक है। इसके अंदर असाइनमेंट 2 है, यानी ट्यूटोरियल 1 ही हमारा चलेगा जब तक हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, और इसमें असाइनमेंट 2 है। तो आप ये क्वेश्चन ट्यूटोरियल 1 असाइनमेंट 2 डाल के ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखे हैं, और इनके आंसर्स नीचे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है ट्यूटोरियल 1 का, वो है डिफाइन ए स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी स्पेसिफिक वॉल्यूम, सी मास डेंसिटी। क्वेश्चन सेकंड जो आपका है वो है एक्सप्लेन कंप्रेसिबिलिटी एंड देयर इफेक्ट ऑन लिक्विड एंड गैसेस, यानी आप कंप्रेसिबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इस कंप्रेसिबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है लिक्विड एंड गैसेस पे वो बताएंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन और डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट।
तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको एक छोटा सा डेरिवेशन आप देखेंगे लेक्चर में मैंने आपको करवाया है स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी के बाद में, जिसमें आपको रिलेशनशिप बताई है मास डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट के बीच में, वो पूरी आप डिराइव करेंगे फॉर्मूले के साथ और इसमें लिखेंगे। तो ये आपका असाइनमेंट 2 हो गया 21 जुलाई का। तो आप मुझे ये नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट कराएंगे, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस इस लेक्चर की नहीं लगेगी। और लेक्चर टू लेक्चर आपकी अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है। और फ्लूइड मैकेनिक्स क्योंकि आप सेकेंड ईयर में आए हैं तो नया सब्जेक्ट है, तो बेसिकली आप इसके अंदर अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में या तो न्यूमेरिकल्स करेंगे या कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो इसलिए आपका हर लेक्चर आप पढ़ के रखिए तो आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत इजी हो जाएगा। ओके। और हाँ, ये आपको असाइनमेंट सबमिट कराना है जो मैंने आपको जीमेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है उसके अंदर। ओके, थैंक यू।